हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। जम्मू कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्या वाकई अब वो स्वर्ग रह गया है? क्योंकि एक के बाद एक ऐसे हालात वहां पैदा हो रहे हैं जो इस बात पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मोबाइल टावर्स को आतंकवादी हमला करते हैं, मोबाइल टावर्स पर उससे जुड़े हुए लोगों की हत्या कर देते हैं। कभी पाक समर्थित नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, ISIS के झंडे लहराए जाते हैं। तमाम तरीके से लोगों को दहशत में डालने की कोशिशें की जाती हैं, पोस्टर लगाकर धमकाया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया जाता है। 8 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए। सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच यही उठ रहा है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, दावा करती हैं, वादा करती हैं कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्वर्ग बनाएंगी, लेकिन वो स्वर्ग वापस नहीं लौट पाता। बड़े सवाल के साथ यही हम मुद्दा आज उठाते हैं कि आखिर वादी में आतंकवादी ग्रहण कब तक लगा रहेगा और कब तक हमारी सरकारें यूं ही मूक बनकर बनी रहेंगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ISIS का झंडा दिखाया गया है। जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद के पास कुछ लोगों ने आतंकी संगठन ISIS का झंडा दिखाया। वहीं आतंकियों ने श्रीनगर में टेलीकॉम कंपनियों के शोरूम और टावरों पर ग्रेनेड से हमले किए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर घाटी में मोबाइल टावरों को निशाना बनाता रहा है। मई में उत्तर कश्मीर के सोपोर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों और धमकियों के बाद 50 से अधिक संचार टावर बंद कर दिए गए थे। मोबाइल फोन की दुकान में काम करने वाले एक शख्स की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। इसी तरह अपनी जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने वाले एक शख्स को भी मार दिया गया था। जानकारों का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों पर हो रहे आतंकी हमलों के पीछे मुजाहिदीनों को अपनी मुखबिरी का डर है। इसके एक दिन पहले ही यानी कल हिजबुल ने अपने एक आतंकी को मोबाइल टावरों पर हमला करने और आम जनता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर संगठन की मेंबरशिप से सस्पेंड करने का दावा किया था। हाल ही में खुफिया एजेंसी ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने की रिपोर्ट दी है। IB के अनुमान के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे आतंकी गुट युवाओं को संगठन में भर्ती के लिए लुभा रहे हैं। साथ ही ISIS से सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जो घाटी के लिए खतरनाक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वाकई घाटी के लिए खतरनाक संकेत है। अगर इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भी खतरनाक होती चली जाएगी। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त, मेरे साथ खास मेहमान पैनल जुड़ चुका है। इस वक्त स्वागत करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ पैनल का हिस्सा बन रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ BD मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ BJP से मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही पल में कांग्रेस से भी मेरे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। BD मिश्रा जी, आपके साथ जिस तरीके से हम ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मोबाइल टावर्स को अगर आतंकवादी लगातार निशाना बना रहे हैं तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो हमें खुफिया जानकारी मिल जाती है या आगे जो मिलने वाली होगी उस पर एक तरीके से कहना चाहिए कि एक्सक्लेमेशन लग जाएगा अगर यही हालात रहे तो। जहाँ तक आतंकवादियों का सवाल है और ख़ास तौर से कश्मीर घाटी में श्रीनगर के एरिया में और उस वादी के पूरे एरिया में जहाँ की उनका फैलाव है, ये उनकी एक बहुत सोची समझी टैक्टिक्स है। और इस टैक्टिक्स के तहत वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वादी में, कश्मीर वैली में और वहाँ के पूरे इलाके में उनका ही दबदबा है, सरकार का दबदबा नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा शोहरत होती है वो इसी से होगी कि पूरे टीवी के जितने वहाँ पर स्टेशन है सब ब्लैकआउट हो गए, तो उनको पूरा माइलेज उससे मिलता है। और तीसरी बात यह है कि उसको टीवी के जो स्टेशंस हैं, टीवी के टावर्स हैं, उनको ध्वस्त करने में उनको अपोजिशन का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी स्ट्रेटजी लाइमलाइट में बने रहने की है। एक दूसरा,
पूरा जो सूचना प्रसारण का एक तंत्र है उसको विध्वंस करने का, और तीसरा सरकार के घुटने टिकाने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आतंकवादी ये जो कर रहे हैं उनको ये पूरा बढ़ावा ISIS से मिलता है और जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनसे मिलता है, और इन दोनों की वजह से वो सक्सीड करते हैं, वो सफल होते हैं। लेकिन इसमें नुकसान देश की जनता का है, कश्मीर की जनता का है, कश्मीर में अमन का नुकसान है और कश्मीर में प्रोग्रेस का, तरक्की का नुकसान है। सरकार विफल हुई है इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए, आपको लगता है? सरकार के लिए अगर मैं बात करूं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूं कि वहां पर जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो बैकग्राउंड रहा है और जो उनके इलेक्शन के तुरंत बाद उनका एक धन्यवाद देने का एक जो किरदार रहा है, उन्होंने आतंकवादियों को भी धन्यवाद दिया, पाकिस्तान को भी धन्यवाद दिया, तो मैं समझता हूं कि उनकी एक नीति एब्सोल्युटली ये कन्वे नहीं करती है मैसेज कि आतंकवादियों से लड़ा जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ना ऐसे कोई स्टेप उठाए गए हैं, एक बात। और दूसरा बात, वहां के जो अलगाववादी हैं जिनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो जो अलगाववादी हैं उनको पैसा, उनको प्रोटेक्शन, उनको प्रोटोकॉल और उनको ऐसे आराम की जिंदगी वो बिता रहे हैं सरकार के खर्चे पर और ऐसे वहां के लोगों के सपोर्ट पर जो कि सरकारी तंत्र के वो मालिक हैं। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। अगर वो अलगाववाद का न नारा लगाएं तो उनको समझते हैं वो कि हमको न पैसा मिलेगा, न हमको कोई पूछेगा, न हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, न प्रोटोकॉल मिलेगा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट अलगाववादियों का एक ये निर्माण हो गया है। ठीक है, मेरे साथ अब बीजेपी से संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, सबसे बड़ा सवाल तो आप लोगों की सरकार पर ही खड़ा हो रहा है। आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया में आप जरूर अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि वहां के डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल ने खुद ब खुद अभी कुछ दिन पहले कहा है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि बीते 5 महीने में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं कश्मीर में और सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। कहां निपट रही है सरकार? 8 महीने हो गए आपकी सरकार को बने हुए, स्थिति जस की तस है। आज जो वहाँ विषय उठ रहा है वो विषय पहले से भी था, लेकिन आज सरकार के प्रयत्न से सरकार ने जो वहाँ के नौजवानों को, युवकों को और वहाँ की जो समस्याएं थी उसको मुख्य धारा में लाके और उसको सुलझाने का काम किया। तो वहाँ पे आप तो बात तो सुन लीजिए। आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे मजबूरी में नहीं, तो आप तो सुनेंगे नहीं तो फिर तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप किसी निष्कर्ष पे जाने से पहले मुझे सुन लीजिए, फिर निष्कर्ष पे जाइए। इसके झंडे लहराते हैं। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने पहल करी, हमारी सेना वहाँ पे पहल करी, वहाँ की सरकारों ने पहल करी, उसके फलस्वरूप सबको मुख्य धारा में लाने का और भारत के साथ जोड़ के काम करने का एक मौका, सुनहरा मौका मिला और दिया भी जा रहा है। उसके फलस्वरूप जो वहां पे इस तरह की गतिविधियां हैं, जैसे हमारे मिश्रा जी ने कहा, उस गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं उन पे नियंत्रण रखने की कोशिश करी गई और हमने टेक्नोलॉजी को हाईटेक किया कि ताकि इस तरह की कोई भी गतिविधि में लोग अगर हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, उनके साथ उनको मुख्य धारा में लाया जाए। आप तो सुनिए तो साहब, सुन लीजिए। जब इस तरह की काम सरकार कर रही है, अगर विरोधी इकट्ठा हो रहे हैं तो सरकार तो सुन तो लीजिए, अगर विरोधी इकट्ठा हो रहे हैं तो सरकार उनको कड़ाई से उनसे निपट रही है। ये देश का मामला है, ये राष्ट्र हित का मामला है और इसके मामलों पे अगर इस तरह की टिक्का टिप्पणी और पैर खिंचाई होगी तो गलत है। बात तो पूरा हो जाने दीजिए। जब सरकारें काम कर रही हैं तो सरकारों को काम करने दीजिए। ये जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, उनके कानून और उनके गलत कामों को सरकार पर्दा नहीं डाल रही, उनके साथ साम दाम दंड भेद की नीति से उनसे निपटने की कोशिश की जा रही है और उनसे निपटा जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि कश्मीर की समस्या और जो श्रीनगर की समस्या है, वहां जो भी समस्या इस तरह के उत्पन्न करने वाले लोग हैं आज वो घबराए हुए हैं, उनके पास शरण की कमी है। वो जो भी काम कर रहे हैं सेना मजबूती के साथ उनके सफाये में लगी हुई है और देश विरोधी गतिविधियों में बताइए तो अभी जो भी कुछ हो रहा है उसमें सेना जवाब दे रही है। हमारी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो देखिए, हमारी वहां सरकारें चल रही हैं, सरकारें मदद कर रही हैं। आज की डेट में जो भारत विरोधी गतिविधियां वो कम हो गई हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं संदीप जी, आप मानते हैं कि वाकई आपकी सरकार जो काम कर रही है उसके मुताबिक वो तस्वीरें चल रही हैं? युवा ही ISIS का झंडा फहराते हैं, युवा ही सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करते हैं, युवा ही अलगाववादियों की रैली में शामिल होते हैं, वही युवा
पोस्टर्स जब लगते हैं तो कई आतंकी संगठनों के साथ उनकी जो क्लास लगती है उसमें जाकर इन्वॉल्व होते हैं। आप कहां से ये कह मैं सकते बता रहा हूं ना, जब सरकार अच्छाई और अच्छे लोगों को इकट्ठा करती है तो बुराई जो है इकट्ठा होकर उस अच्छाई को दबाने की कोशिश करती है। जब अच्छा कश्मीर, अच्छा जम्मू और अच्छा श्रीनगर बनाने की कोशिश हो रही है, पहल हो रही है सरकार की तरफ से, तो इस तरह की अगर कोई घटनाएं होंगी तो सरकार उसका जवाब दे रही है और देगी। हमारी सेना दे रही है, वहां सेना खड़ी है। और देखिए बार बार किसी मुद्दे को अगर इस तरह से हम सरकारें जो काम कर रहे हैं बार बार सरकारों की आलोचना करके उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे तो इससे तो मनोबल उनका और बढ़ेगा। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें तो उनके मनोबल को भी तोड़ना है ताकि देश में इस तरह के जो सर उठाने वाले लोग हैं वो सर ना उठा पाए। ठीक है, सरकार काम कर रही है इसमें। आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई सरकार वैसा काम कर रही है और युवा अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और जो स्थिति बन रही है वो पहले की तुलना में कम हुई है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संदीप जी जो कह रहे हैं वो एक ऑफिशियल हमको लगता है कि बात है जो कि कहनी चाहिए, जो सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, एक व्यवहारिक जो पक्ष है जो हमको, जिसका एक नमूना आज हमको दिखाई भी पड़ा कि वहाँ जिस तरह से मोबाइल टावर ब्लास्ट हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार वहाँ पर एक साथ में है, लेकिन आने के बाद भी अगर आप कहिए कि कोई ग्राउंड जीरो पर बहुत तब्दीली आई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि अभी जैसे कि हम लोग बीडी मिश्रा जी को भी सुन रहे थे कि वहां जो एक नेटवर्क तैयार हो गया है और एक लंबे समय से वो नेटवर्क तैयार हुआ है, उसको तोड़ने में भी समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि हमारी सेना या जो मौजूदा सरकार है वो कोशिश कर रही है कि वहाँ अमन की बहाली हो, लेकिन वो अमन की बहाली के बीच जो भी देश विरोधी ताकतें हैं जो कि वहाँ एक डिस्टेबलाइज चीज़ों को करना चाहती हैं, वो अपने प्रयास में लगी रहती हैं और समय समय पर कामयाबी होती हैं। तो हमको दोनों पक्षों को ठीक से समझना होगा और इसका एक क्या माकूल हल हो सकता है, सरकार को इसके बारे में गंभीर प्रयास करना होगा। तो माकूल हल ढूंढने की बहुत ज़रूरत है और सरकार को इस बात को समझना होगा। बीडी मिश्रा जी, आपने भी संदीप जी को सुना और आप ये हम सब समझ सकते हैं कि सरकार की भी जो प्रतिनिधि आते हैं उनकी भी एक सीमा होती है, वो अपनी बातों को ज़रूर रखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? ग्राउंड जीरो पर अगर जाकर देखा जाए तो लगातार जो नई सरकार बनी है वो कह रही है कि हम जो वहाँ पर स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी करते हैं, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाते हैं कुछ मसलों को लेकर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात जस के तस बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी न्यूज़ होती है या कोई भी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो मीडिया पर जो भी उस पर डिस्कशन होता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उस पर रंग आ जाता है। मैं उससे थोड़ा अलग हटना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब आतंकवादी घटनाएं हैं और ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के हिसाब से आतंकवाद किसी भी कारण से हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी एक्सटेंट तक हो, किसी के भी द्वारा किया जाए, वो मान्य नहीं है, उसका पूरा विश्व विरोध करना चाहिए। लेकिन विश्व विरोध का आज एक नया फॉर्म निकला है। विश्व विरोध में यह हो गया है कि जो देश उससे आहत होता है वही सिर्फ कर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि हम विश्व के सपोर्ट को बिल्कुल छोड़ दें और खुद तैयार होना पड़ेगा हमको इस पर एक्शन लेने के लिए। और जितने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है उसके तमाम पक्ष हैं, वो तमाम उसके तरीके हैं। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे प्रमुख, सबसे कारगर और जो सर्वश्रेष्ठ एक्टिविटी हो सकती है वो सेना की कार्रवाई हो सकती है। बाकी एक्टिविटी उसके बाद आती हैं। और मैंने ये देखा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में तो तमाम ऐसी बातें हुई कि सेना को स्पेशल रोल क्यों है, सेना को स्पेशल वहां पर पावर क्यों है, सेना को बैरक में कर दो। और यहां तक कि लोगों ने यह कहा कि सेना को आर्म्स मत दो, उनको राइफल मत दो, उनके डंडे दे दो। तो मैं ये समझता हूं कि जो वहां पर पॉलिटिकल एक माहौल है या वहां पर पक्ष विपक्ष इसके माहौल हैं, ये आज के दिन में इसको ये सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद आतंकवाद है, इसको कोई भी करे, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसमें और कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आतंकवाद के खात्मे के लिए
फौज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो संदीप जी, आपकी क्या राय होगी इसमें? आतंकवाद के खात्मे के लिए फौज की जरूर कहीं ना कहीं से उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सेना भी ये कहती रही है कि उन्हें पूरी खुली छूट उस तरीके से गवर्नमेंट से नहीं मिल पाती, जिससे वो कई बार क्विक एक्शन लेने में भी उनको सोचना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है और जहाँ तक बात सेना की है, मैं आपको ये बता दूं कि आतंकवाद इस देश की नहीं, विश्व की भी समस्या है और उस समस्या से निपटने के लिए सभी राष्ट्र अपने स्तर पे अपनी अपनी जो तरीके होते हैं उसको अपना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको भी हमारी सेना बखूबी, इवन हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो भी बखूबी उनसे निपटने में सक्षम है। और आज देखिए देश में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं फिर वो कहूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए हमने टेक्नोलॉजी हाईटेक करी, युवाओं तक पहुंचाया और आज बात कश्मीर और भारत और पाकिस्तान तक नहीं है, पूरे विश्व को आज सोशल मीडिया ने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। तो आपकी तकनीक जब तकनीकी रूप से आप दक्ष होंगे तो दुनिया में क्या हो रहा है, आपसे अलग हटके और देशों में और जगह पे क्या हो रहा है उससे नई पीढ़ी जुड़ेगी। और वहां के आतंकवादी, वहां के लोग नहीं चाहते जो आतंकवादी और इस तरह की घटनाओं में है कि नई पीढ़ी और दुनिया के और जगह से जुड़े और वो इतना सक्षम हो, समृद्ध हो, विद्वान बने ताकि वो आगे बढ़े, अपने हिसाब से अपना मुल्क सोच सके। तो इस वजह से वहां पे ये समस्याएं अगर कुछ लोग व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी सेना सक्षम है और उससे वो निपटेगी, वहां की सरकार भी सक्षम है और निपट रही है। तो इसको बार बार हम पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के, ये जो समस्याएं इसके समाधान के लिए हम सबको निकल के आगे आना होगा और इसमें हम सबको मदद करनी पड़ेगी। संदीप जी, आपकी बात में ही एक सवाल निकलता है। आपने कहा कि सेना सक्षम है, इस बात से हम पूरा इत्तेफाक रखते हैं। आपने कहा सरकार सक्षम है। जब वहां पर आपकी सरकार की बात आती है तो हमेशा से ये मसला उठता है कि आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन वो ही पीडीपी लगातार अलगाववादियों के प्रति एक नरम रुख रखती है और यही वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, आईएसआईएस के झंडे लहराए जाते हैं। आप कहते जरूर हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत होती नहीं है और यही वजह है कि आपके गठबंधन को लेकर भी सवाल उठता है। देखिए, कार्रवाई जहां तक है, कानून है, भारत का जो कानून है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। सरकार भी बधी हुई है, कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो उस जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून अपना काम कर रहा है। मुझे कोई एक नाम बता दीजिए जिसकी गिरफ्तारी हुई हो जब पिछले दिनों साहब जितने ये गलत काम हो रहे हैं सबसे एफआईआर लॉन्च होती है और पुलिस वहां की कार्रवाई करती है, जब लोगों को मारा गया, कोई एक नाम बता दीजिए जिसके अंतर्गत चीजें आती हैं। इवन कश्मीर की नहीं, पूरे देश में कहीं भी इस तरह घटनाएं हो और कहीं भी कोई कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, पुलिस अपना काम कर रही है। सब चीज को सरकार से जोड़ के भी देखना उचित नहीं है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें पुलिस और वहां जो भी वहां की कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से उनको सजा दी जाती है, वो जेल के अंदर जाते हैं। अब ये सिर्फ मान लेना कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है फिर तो ये गलत है। सरकार हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी हुई, सरकार एक रणनीति के हिसाब से काम कर रही है और सभी को मुख्य धारा में जोड़ के लाना चाहती है। और देखिए, हमारा संविधान की इतनी खूबसूरती है अच्छी कि हम सुधारवादी रखते हैं, हमारा संविधान भी सुधारवादी दृष्टि रखता है कि कोई भी मुलजिम अगर गलत भी कर रहा है तो सुधर जाए, इस तरह की दृष्टि है। तो हम व्यापक संविधान है, हमारा लोकतंत्र इतना सुंदर है, तो उस सुंदर लोकतंत्र के हिसाब से भी तो हमें चलना है। तो हमें सब कुछ लेके चलना है, देख के चलना है, इस अच्छे सुंदर भारत को बनाना है। तो हमें कहना है कश्मीर के जो लोग हैं इस तरह भटक रहे हैं, उनको कोई भटका रहा है, उनको भी इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं तो आप अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, आप अपनी जीवन को खराब कर रहे हैं और वो लोग आपको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर नहीं सुधरे तो वो अच्छा नहीं है। आपको सुधारवादी राजनीति की बात की दुर्गेश जी। सुधारवादी राजनीति शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो जब सुधारवादी राजनीति की बात आती हो तो उसको अमली जामा पहनाते हो। ये वही बीजेपी है। राम माधव जी का स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकीकृत राज्य की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नाम पर आजाद भारत में पहली बार अपनी शहादत दी थी। लेकिन आपको लगता है कि जिस एकीकृत राज्य की वो बात करते हैं, जब कभी भी रणनीति तैयार करने की बात होती है, स्ट्रैटेजी तैयार करने की बात होती है, दो धड़े हो जाते हैं वहां जब स्टेट गवर्नमेंट में। क्या वाकई एकीकृत राज्य की परिकल्पना वहां पर साकार हो सकती है? देखिए लावनी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिकल्पना बहुत ही एक आदर्श परिकल्पना हो सकती है और जिस तरह से
एनडीए की सरकार है और जिस तरह से वो एक विकासवादी नज़रिया, खासकर कहना चाहिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री एक विकासवादी नज़रिए के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, एक वर्ल्ड लेवल पे वो एक जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अंदरूनी जो कुछ मामले हैं जिसमें कि जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, उसका एक बहुत ही तार्किक हल निकालना उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है कि समस्या पुरानी है, आज़ादी के साथ की समस्या है, समस्या बहुत गहरी है, समस्या कहीं न कहीं उसका एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी बहुत कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। और वहाँ जो भी भटकाव है युवाओं में, या जो भी सरकारें जो कहती हैं कि नहीं हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वो प्रयास फलीभूत होता नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि आपने वहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर सरकार बनाई है। हाँ। आप उसको 8-9 महीने होने जा रहे हैं। आप एक डेवलपमेंट के इशू पे आए हैं, बहुत सारी बातें आप अच्छी कर रहे हैं, जैसा कि संदीप जी उस बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, मुझे लगता है कि उसमें अभी तब्दीली नहीं आ पा रही है, और ये कड़वी सच्चाई है जिसको कि हर भारतीय जानता है और समझता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय भी देना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दों के तार्किक हल निकाले जाने बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बीडी मिश्रा जी, थोड़ा सा क्योंकि अब राजनीतिक पहलू से अलग हटके मैं आपसे चीजें को समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप डिफेंस से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरीके से कश्मीर की स्थिति जो भी बनी हुई है आज़ादी के बाद से अब तक जो स्थिति है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। आज के डेट में हम ये जरूर कहते हैं कि बॉर्डर पर हम प्रॉम्प्ट हुए हैं, एक्शन हम प्रॉम्प्ट लेते हैं, हमारी सेना एक्टिव हुई है, लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए, आपको लगता है कि जो प्रॉम्प्टनेस हमें बॉर्डर पे नजर दिख रही है, सामने आई है, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन इंटरनल कश्मीर में भी लेने की जरूरत है, और उसके लिए आर्मी को कुछ ना कुछ छूट देने की जरूरत है सरकार की तरफ से? इसका एंगल जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अलग है। पहली बात तो यह है कि जो प्रॉब्लम कश्मीर का है वो हमारे आज़ादी के साथ नहीं है, उसके एक दिन पहले का है, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ था और उसी दिन उनके कबायली रजाकार और उनकी रेगुलर आर्मी ने मुजफ्फराबाद को कैप्चर करके और श्रीनगर की तरफ बढ़े थे। तो ये मामला हमारे आज़ादी के पहले का है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इस मामले में कश्मीर के प्रॉब्लम में पाकिस्तान का 100% इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, उनके शीर्ष नेतृत्व का जो रुख है, वो रुख ये है कि पाकिस्तान को कश्मीर मिलना चाहिए, और पाकिस्तान को कश्मीर मिलना चाहिए, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट वहाँ की आर्मी करती है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधर गए, पीस हो गई, तो वहाँ के आर्मी का वजूद अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यह मामला चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में आर्मी का दबदबा रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दशक में यह मामला पाकिस्तान में हमेशा वहाँ की आर्मी उठाती रहेगी और पुरजोर सपोर्ट करती रहेगी पूरे आतंकवाद का कश्मीर में। तो वहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में जो हमारे आर्मी को करना है वो तो कर रही है। प्रधानमंत्री जी का आदेश भी है कि बॉर्डर पर आर्मी को एक्टिव रहना है और आर्मी को कारगर रहना है। ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी है, लेकिन जो कश्मीर में अलगाववादी हैं उनको आइसोलेट करना सरकार का फर्ज बनता है, और उनको सपोर्ट न करना और उनको एक वेस्टर्न इंटरेस्ट न डेवलप करना ये बहुत आवश्यक है। और इसको करने के लिए इस पर राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सुरक्षा की दृष्टि से सब काम करने चाहिए। और जब तक वहाँ के अलगाववादी वो आइसोलेट नहीं होंगे तो यह प्रॉब्लम हमेशा स्नोबॉल करता रहेगी। यानी एंड अप हम यही से करते हैं इस पूरे डिबेट को कि कुल मिलाकर एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, वहाँ के लोगों के स्तर पर। जो वेस्टर्न इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है युवाओं के दिल में, उसको हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं तो वही स्वर्ग एक बार हमें फिर से मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहरहाल मेरे साथ दो मेहमान लगातार बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या वाकई वो राजनीति के राजकुमार बन गए हैं या अब भी पॉलिटिक्स के पप्पू हैं? इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। और हमने जैसे ब्रेक से पहले आपको कहा था कि राहुल गांधी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, राजनीति का राजकुमार या पॉलिटिक्स का पप्पू। दरअसल जब से वो अज्ञातवास से लौटकर आए हैं काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बांह चढ़ाकर सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की कोई भी सरकार को घेरने का जो मौका होता है वो छोड़ते नहीं हैं। कई बार अति उत्साहित होकर कुछ ऐसा भी कर जाते हैं कि सवालों के घेरे में भी आ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये राजनीति की समझ रखते भी हैं या नहीं। कुछ ऐसा ही आज कर गए राहुल गांधी। दरअसल आज उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतनाग में पद यात्रा की, लोगों से मिले, किसानों से मिले, लोगों की समस्याओं को सुना। लेकिन बात ही बात में देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को क्रिमिनल तक कह गए। अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद क्या कोई समझ सकता है कि वाकई वो राजनीति के राजकुमार हैं या पॉलिटिक्स के पप्पू? चलिए सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे। पैनल मेरे साथ बना हुआ है, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पदयात्रा की। सियासी कदमताल करते हुए राहुल ने भूमि अधिग्रहण बिल का जिक्र कर एक बार फिर से किसानों का हितैषी बनने की कोशिश की। मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को किसानों की ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल ने मोदी को एक और चुनौती दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी से नहीं डरती, भले ही चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी उनसे डरते हों। पोलावरम की बात की, ना चंद्रबाबू नायडू जी ना दूसरी विपक्ष के दल ये बात उठा रहे हैं। पता नहीं ये क्यों घबरा रहे हैं, इनको क्या डर है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मगर ये स्पेशल स्टेटस की बात उठा नहीं रहे। स्पेशल स्टेटस से आंध्र की जनता को हजारों करोड़ रुपए मिलेगा। आंध्र प्रदेश प्रदेशों में सबसे आगे जाएगा। हम मोदी जी से नहीं डरते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी और जगन रेड्डी जी डरते होंगे, मगर यहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं डरती। अति उत्साहित राहुल यही नहीं रुके। ललित गेट मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को क्रिमिनल कह दिया। पलटवार बीजेपी की तरफ से होना था। बीजेपी ने राहुल से बचकानी राजनीति पर माफी मांगने की बात की। सुषमा जी ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट भगोड़ा है, उसको साइन करके दिया है। वहां के हाई कमिश्नर को मालूम भी नहीं, हिंदुस्तान की सरकार को मालूम भी नहीं। उनके परिवार का बिजनेस है इनके साथ। तो ये हम सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी को रिस्पॉन्स देना है। इस प्रकार के कोई विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस के बहुत इम्पोर्टेंट नेता होने के बाद ऐसी बचकाना जैसी बातें करना, जो लोग कह रहे थे कि इनका पॉलिटिक्स इमैच्योर्ड है और वे बचकाना है, इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिया है। हमारे लोकतंत्र का एक गरिमा है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इन बातों के लिए उसका निषेध भी करता हूं और राहुल गांधी देश की जनता की माफी मांगे, यह मांग करता हूं। इन दिनों राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं। राहुल राजस्थान और पंजाब में भी पदयात्रा कर चुके हैं। संसद में भी राहुल काफी आक्रामक नजर आते हैं। राहुल कब रौद्र रूप में आ जाए, कब राजनीति से गायब हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन राहुल के सियासी करियर को लेकर राजनीतिक पंडितों में ये सवाल बना हुआ है कि क्या राहुल राजनीति के राजकुमार हैं या पॉलिटिक्स के पप्पू। तो चलिए बिना समय गंवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैनल का स्वागत करिए। मेरे साथ इस पैनल में इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय जी मेरे साथ बने हुए हैं, आपका भी फिर से स्वागत। और बीजेपी से संदीप दुबे जी मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी पुनः स्वागत। शुरुआत में संदीप जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि इस पूरे भाषण में हम पहले बात करें कि उन्होंने किन शब्दों का उच्चारण किया, वो हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले एक चैलेंज कर दिया उन्होंने कि भाई सरकार को किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। यानी इतना साफ है कि इस बार भी भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं होने वाला।
देखिए मुझे भूमि अधिग्रहण बिल पे मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि ये आज़ादी के पहले का भूमि अधिग्रहण कानून है, वो अब तक चला आ रहा है। उसमें संशोधन की जरूरत है और उसे अच्छा बनाने की जरूरत है जो राष्ट्र हित में। और आज देखिए पूरा विश्व एक बाजार की तरह है। अब भारतीय किसान को अगर अमीर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी संसाधन चाहिए और सब कुछ जब मिलेगा वो मिलेगा। कानून नहीं देती है, लेकिन अगर अच्छा और अमीर बनाने का उद्देश्य था तो फिर देश के किसान आपके साथ होते, वो आपका विरोध नहीं करते। देखिए जो किसानों को हम समझाने की अपनी बात कोशिश कर रहे हैं, हम उनको अपना विरोधी नहीं मानते। वो हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं और उनसे हमारा देश जुड़ा हुआ, मुल्क जुड़ा हुआ, मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। तो हम अगर उनको समृद्ध बनाएंगे, हम उन्हें नई टेक्नोलॉजी देंगे, हम उन्हें नए तरह से उनको विकसित करने का कोई एक माध्यम देंगे, तो क्यों नहीं हमसे क्यों हमें अपना दुश्मन मानेंगे। हाँ, कुछ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो राजनीतिक तौर पे इस देश में एक संस्कृति बन गई है कि कोई भी सत्ता पक्ष में बैठ के अच्छा काम करे तो उसकी टांग खींचे रहो और उसकी बुराई करते रहो, ताकि जनता कुछ बुराई सुन सुन के ये तो कहे कि ये बुरा कर रहा है। तो एक विचार बनाई जा रही। तो सरकार को अच्छा काम करने देना चाहिए और सरकारें जब अच्छा काम करती तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। आज राहुल जी के पास मैं राहुल जी का व्यक्तिगत तो विरोधी हूं नहीं, लेकिन जो कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती कहीं ऐसा ना हो कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार कर रही है और देश के लोग का साथ है इस सरकार के साथ, ऐसा ना हो कि सत्ता से बौखला गई जाने के बाद कांग्रेस, तो उसको सिर्फ ये है कि किसी तरह हमलावर बने रहो और हमला करते रहो। उसकी जो रणनीति है ये फेल होने वाली है, क्योंकि जनता को पता है कि ये वही कांग्रेस है कि अभी कुछ दिन पहले तक सत्ता में थी, बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, आपने तमाम बातें कही, लेकिन आपने कहा ना कि देश के जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, आप प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन देश का किसान इस वक्त आपके साथ नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी भी किसान को लेकर बात होती है तो वो विपक्ष के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आपको समझनी होगी। मैं फिरोज बख्श साहब के पास आना चाहूंगी। हम अब थोड़ा हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। फिरोज साहब, आपको लगता है कि वाकई जिस तरीके से अज्ञातवास के बाद राहुल गांधी लौट के आए हैं और जिस एक्टिवनेस को वो दिखा रहे हैं, कई बार समझ से परे हो जाता है कि वाकई वो पॉलिटिक्स अब समझने लगे हैं या पॉलिटिक्स को लेकर अभी भी उनको एबीसीडी सीखने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? देखिए लावनी जी, आपने बड़ा सटीक सवाल किया है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, अवकाश प्राप्ति के बाद राहुल गांधी जी जिनसे भी ट्यूशन लेके आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पहले जिस तरह से वो उनको पप्पू या गप्पू कहा जाता था, कुछ बेहतरी है, लेकिन अभी भी ये कहूँगा कि मैच्योरिटी उनमें नहीं आई है। तो 10, 12, 15 साल उनको हो चुके हैं राजनीति में, और अभी भी ऐसा महसूस होता है हम लोगों को उनको देख के, उनके बयानों को देख के, और जैसा उन्होंने सुषमा जी के खिलाफ जो है अनपार्लियामेंट्री और अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ मैच्योरिटी इनको लगता है शायद आएगी नहीं। इनके जो फादर थे राजीव गांधी, वो तो फिर भी सेटल हो गए थे, थोड़ा जल्दी वक्त में वो संभल गए थे। मुझे लगता नहीं कि ये संभल पाएंगे, क्योंकि इनको यूपी जहाँ ये गए, यूपी में गए, कहीं भी गए, वहाँ ये फेलियर साबित हुए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो आज 200 से 100 सीटें और 100 से अब 44 सीटें रह गई, और अगली बार इसी तरह से अगर ये चलते रहे, देखिए हमें इनसे बेचारों से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा जाति कोई इनसे डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक तारीखी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को राहुल गांधी से और ये जो परिवारवाद है इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जब तक कांग्रेस इससे बाहर नहीं आएगी, मेरा ख्याल है ये बद से बदतर इसका फ्यूचर होता चला जाएगा। दुर्गेश उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है कि अब आप देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से अब अपनी बोलचाल में जो तमाम वो तरीके अपनाते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक बात और अगर आप गौर फरमाएं तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं से वामपंथ की जो एक विचारधारा रही है उसको दिमाग में लेकर चल रहे हैं? किसान की बात हमेशा करेंगे, मजदूर की बात हमेशा करेंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि वो अब राजकुमार होने वाले हैं या अभी वो पप्पू ही बने हुए हैं? देखिए, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो राजकुमार हो गए हैं। राजकुमार तो जाहिर सी बात है कि वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो उनको राजकुमार पूरा देश मानता है। लेकिन पॉलिटिक्स के वो पप्पू हैं, ये क्या है, ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जैसा फिरोज साहब कह रहे थे कि एक लंबा एक अरसा हो गया है राहुल गांधी को राजनीति में, और जिस तरह से आज उन्होंने सुषमा स्वराज जी को एक ये जो क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हालांकि वो बोलते समय काफ़ी तेज बोल गए और शायद उसका इम्पैक्ट वो नहीं समझ पाए कि वो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री के बारे में बात कह रहे हैं, और जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो ये बात कह रहे थे, इतनी तल्ख टिप्पणी वो कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप अगर किसी पर कोई भी टिप्पणी कर रहे हो तो कम से कम आप
आप होमवर्क कर लें, और दूसरी बात कि आप उसका बैकग्राउंड समझ लें, और भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी बात, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी बात अपनी कह रहा है। आप कांग्रेस के एक जो है वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, अगर आप भारत की वर्तमान विदेश मंत्री सुषमा जी पर कुछ टिप्पणी भी कर रहे हैं तो आपकी भाषा शैली संयत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज उनसे चूक हुई है, और ये एक अभी हम लोग नितिन गडकरी जी का बयान सुन रहे थे, तो निश्चित रूप से इसको कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक रूप में लिया गया है। बिल्कुल नकारात्मक रूप में तो लिया गया है, लेकिन संदीप जी अब आप भी इस मसले को, बिल्कुल आप बीजेपी इस मसले को उठा जरूर रही है, और जो भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वो कोई भी उसका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी भी इस परंपरा से अछूती नहीं है। बीजेपी के भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उन्हें स्वयं समझ में नहीं आता। ताजा उदाहरण अगर आपको याद हो तो स्वयं गिरिराज जी ही थे जिन्होंने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पर ही कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद खुद आपकी ही पार्टी की किरकिरी हुई, और तमाम बातों के बाद बहुत घंटों के बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो परंपरा है उससे कहीं ना कहीं से बीजेपी भी अछूती नहीं है? देखिए बीजेपी की ये तो संस्कृति नहीं है, अगर कोई चीज़ें चूक होती है तो माफ़ी मांग लेना एक अपने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मुद्दा उससे अलग है। ये मुद्दा ये है घबराहट की है, कांग्रेस की घबराहट और बौखलाहट की है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपने राज्यों में सत्ता गंवाई है और धीरे धीरे कांग्रेस का सुपड़ा हर जगह साफ होता चला जा रहा है देश भर में हर राज्यों से, तो उससे उनको घबराहट है और वो परेशानी है, और वो परेशानी इस वजह से उनके मुँह से कोई बातें ऐसी निकल जाती हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी बात निकले और एक सुर्खियां बन जाए। तो उनसे इससे आगे कांग्रेस सोचती भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कोई डेमोन्स्ट्रेशन करती है और वो चाहती है कि हाँ एक सुर्खी बन जाए, तो यही काम कर रही है और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, और वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो करने दीजिए। हमें देश की जनता ये समझ रही है और ये कांग्रेस समझ ले कि जब तक वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे ये देश की जनता नकारात्मकवाद को अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये पॉजिटिव ऊर्जा है इस देश के युवाओं में और वो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ही खड़े होना चाहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस घबरा गई है। कहीं ना कहीं से एक मुद्दा यहाँ पर अगर सीधे सीधे उठाया जाए कि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, सबसे बड़ा मसला किसानों से जुड़ा हुआ है। बिहार इस वक्त भूमि अधिग्रहण बिल एक ऐसा बिल है कि अगर आप लाते हैं तो भी हो सकता हो आपके लिए मुसीबत हो, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं, कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको लगता है कि इसका फायदा होने वाला है, और आप कहते रहिए कि विपक्ष जो है घबरा गया है, कांग्रेस घबरा गई है, और इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। क्या घबराहट जो भी संगठन है और जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की अगर कोई जेन्युइन समस्याएं तो उसको उठाना चाहिए, राष्ट्र की बात है। और उसकी समस्या के समाधान के लिए ऐसा नहीं कि हमारी सरकारें कान मूंद के बैठी हुई है। कहती है कोई भी अच्छी चीज है, भारत के खुद ऐसा पहला भारत को प्रधानमंत्री अभी मिला हुआ है, वो खुद ही कहता है संसद के अंदर संसद के बाहर कि कोई अच्छी चीज जो राष्ट्र निर्माण को लेके है या किसानों की ऐसी समस्या जो किसानों के समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसा विषय है तो उसको हमें मिलकर हल करना चाहिए, उसको और अच्छा बनाने की जरूरत है। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो भूमि संशोधन बिल है वो आजादी का पहले का है, उसको और बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसमें भारत के किसानों की तरक्की सुनिश्चित हो। रही बात उन लोगों की जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई उसको समझो, उसकी खामियां भी समझो और अच्छाइयां भी समझो। जो खामियां उसको हम दूर करेंगे और एक सशक्त और मजबूत हम चाहेंगे कि बिल आए और बिल बने। और कांग्रेस भी पहले प्रयास करती रही है, लेकिन कांग्रेस सफल नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि हम प्रयास करें और सफल हो और हमारा किसान मजबूत हो। तो इसमें कहीं किसानों से और भाजपा की लड़ाई की बात ही नहीं, और भाजपा में तो सबसे ज्यादा किसान नेता है जो किसान पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। कि चाहे बीजेपी हो, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, एनडीए गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, या फिर विपक्ष हो, क्या वाकई ही ये दोनों ही जनता के हितैषी हैं? आपको लग रहा है अगर स्थिति को पूरी तरह से समझा जाए? देखिए ऐसा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब वो वोट मांगने जाती हैं तो वो चोगा उसी का पहनती है कि वो जनता के हितैषी हैं। और हितैषी हैं या नहीं ये तो समय बताता है। 60 साल हमने कांग्रेस को देख लिया, 60-65 साल, और हमने बीच में इक्का दुक्का जो सरकारें और आई उनको भी देखा, मगर पाया यही कि अल्टीमेटली कि कांग्रेस तो ये कहना मतलब मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी, टोटल फेलियर थी। लेकिन मोर और लेस कांग्रेस अपने ज़्यादातर जो वक्त उसने अपना गुजारा है उसमें फेलियर थी। मैं एक इशारा करना चाहूँगा, इन्होंने दुबे जी ने एक बात कही थी कि ये जो बिल है हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इनकी बात को मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बिल लाना चाह रहे हैं, अब आपने कहा कि बिल लाए बीजेपी तब परेशानी, नहीं लाए तब परेशानी।
असल में क्या है, मेरी बात हो रही थी, ये थिंक टैंक है आरएसएस के, राकेश सिन्हा, तो ये कह रहे थे कि जो बिल है इतना ख़राब नहीं है, इतनी इसके अंदर हानिकारक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको समझाया गया जनता को या किसानों को या पैकेज किया गया, वहाँ पर बीजेपी की कमी रही। तो इस बात से मैं इनकी सहमति रखता हूँ। तो इसमें यह है कि बीजेपी अगर अभी भी कोशिश करे, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, इस चीज़ को सही ढंग से समझाए। और हालांकि अच्छी खासी पार्टी है, बड़े बड़े इसमें थिंकर हैं, लेकिन अपनी बात को किसानों के ताल्लुक से वो सही ढंग से नहीं रख पाए। तो राहुल क्या रख पा रहे हैं? राहुल का जो एक प्रॉम्प्ट एक्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि राहुल उस बात नहीं, को रख राहुल देखिए, राहुल की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक उर्दू में जुमला है, उसको कहते हैं तनकीद बराए तनकीस, यानी जस्ट यानी टू क्रिटिसाइज समवन जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, कि हम कांग्रेस के हैं, हमारा तो धर्म यही है कि हमें क्रिटिकल होना है। देखिए, बीजेपी सरकार जो हमारा ओवरऑल असेसमेंट है, ठीक है, बहुत कुछ भला नहीं किया, लेकिन कुछ नुकसान भी नहीं किया। अभी इसका 1 ही साल गुजरा है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से अटैक कर रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले, चाहे वो लेफ्ट वाले हों, चाहे वो कोई और पार्टी हो, मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा कदम जो है उसके तरफ ये नई सरकार जो है उसने बढ़ाया है, तो उसको वक्त देना चाहिए, इतने ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दुर्गेश जी, हम एक बार फिर से वापस आते हैं, क्योंकि बिल की बात होनी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि राहुल गांधी हमेशा किसानों की या मजदूरों की बात करते हैं, भूमि अधिग्रहण के बिल की बात करते हैं, वो जानते हैं कि वो हथियार है उनके पास। एक और सवाल राहुल गांधी के हम एक्शन को लेकर अगर देखें, बीते दिनों लगातार आपने देखा है कि कांग्रेस के अंदर से भी सुर उभर रहे थे कि राहुल को हटाओ, प्रियंका को लेकर आओ। इसलिए अब जरूरत हो जा रही थी कि राहुल अपना वो प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाएं, प्रॉम्प्ट रोल दिखाएं। आपको लगता है कि राहुल जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लौटने के बाद से, वाकई जो 2 फाड़ हो चुके थे कांग्रेस के अंदर, अब वो फाड़ भी खत्म होगा? राहुल को अध्यक्ष पद देने के लिए जो तैयारी हो रही थी, वो तैयारी का ही हिस्सा है राहुल जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? निश्चित रूप से लावनी, यहाँ हम लोग को ये बात समझनी होगी कि कुछ ही महीने पहले राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर के, उनके नेतृत्व को लेकर के तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे थे। वो अवकाश पर गए और अवकाश पर जो है 50-52 दिन के बाद वो लौटे। लौटने के बाद जिस तरह से, जैसा कि फिरोज साहब बता रहे हैं कि ट्यूशन लेकर के आए, या जो भी उन्होंने अपनी, कुछ लोगों ने कहा विपස්සना कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा तैयारी करके आए, लेकिन वो तैयारी का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, लैंड एक्विजिशन बिल पे चर्चा हो रही है। लैंड एक्विजिशन बिल को जिस तरह से लाया गया और जिस तरह से उसको जनता के सामने रखा गया, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो गया, उसका नुकसान सरकार को हुआ, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लग गया, जो कि भाजपा की सरकार ने दे दिया। और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इसको उन्होंने थोड़ा सा अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल उन्होंने बनाया कि हम इसको करेंगे क्योंकि इससे देश का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आपके इरादे नेक थे, लेकिन सिर्फ इरादे नेक होने से बात नहीं बनती। आप अगर किसी बात को जनता तक सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, जनता में वो मैसेज नहीं जा रहा जो आप देना चाहते हैं, तो आपकी सारी बात धरी की धरी रह जाती है। और यही इस पूरे प्रकरण में हुआ है। तो मुझे लगता है कि लावनी, अभी जो देखिए जिस तरह से अभी पार्लियामेंट में डिसरप्शन चल रहा है और खुद भाजपा के भीतर से लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर आवाज उठ रही है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने थोड़ा सा इस पे 2 कदम खुद को पीछे रखा है और अभी आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि ये मुद्दा क्या रुख लेगा। हम बात राहुल के भी इस प्रॉम्प्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं। संदीप जी, जिस तरीके से आपने सुना, हमारे दोनों ही मेहमानों ने एक बात कही है कि कहीं ना कहीं से मिसिंगनेस जरूर है। राहुल गांधी जिस तरीके से प्रो एक्शन दिखा रहे हैं, एक एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई सीधे चैलेंज कर सकता है नरेंद्र मोदी को, तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जनता के बीच में और उन्होंने समझ लिया है कि हमें जनता तक अपनी बातें कैसे पहुंचानी है। कैसे ले रहे हैं आप लोग इस चैलेंज को? देखिए, विपक्ष का काम है और विपक्ष के नेता होने के कारण, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है और नेता होने के कारण वो जो भी कर रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि जनता को पसंद नहीं आ रही। जनता जो है थोड़ी सी काफ़ी उसको नौटंकी, नाटक या ड्रामा टाइप का समझ लेती है कि वो रिहर्सल करके आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी भूमिका अच्छे से निभानी चाहिए और विपक्ष जब अच्छी भूमिका निभाएगा, उसको अच्छे नेता की जरूरत है, तो राहुल जी को और अच्छा बनना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। छोटा सा सवाल यहाँ जोड़ दूं, आपकी सरकार जब आई थी तो लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें 10 साल का वक्त चाहिए, हम स्थिति को बदल देंगे। लेकिन जिस तरीके से खोई हुई साख को वापस लाने की कोशिश की जा रही है,
राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। खासतौर से मैं राहुल गांधी का नाम बार बार इसलिए लूंगी क्योंकि राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब को सीधे चैलेंज करने के लिए। आपको लगता है 1 साल बीत चुके हैं, 4 साल बाकी है, 6ठे साल में क्या होगा? देखिए, विजन और मिशन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कांग्रेस के पास विजन नहीं दिखता, उसके पास एक अपना देश को आगे ले जाने का मॉडल नहीं दिखता, और जनता को एक मॉडल चाहिए। जो युवा वर्ग है खासतौर से, उसको एक मॉडल चाहिए। अब आप सिर्फ किसी की पैर घिंचाई करें और सोचे कि आप उसके बराबरी कर लेंगे तो ये नहीं होगा। आप विजन और एक मिशन के साथ आइए और बेहतर भारत बनाने की परिकल्पना जो मोदी जी की है, उससे बेहतर भारत बनाने की परिकल्पना अगर आप रख पाएंगे जनता के लिए, तो जनता आपको भी पसंद कर सकती है। मैं ये नहीं कहता मैं कि मैं राहुल विरोधी हूं, कांग्रेस विरोधी। एक और मेहमान बन चुके हैं, काफी देर के बाद वो हमसे जुड़ सके किसी वजह से, लेकिन मैं स्वागत करना चाहूंगी कांग्रेस से मेरे साथ अभय वर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, माफ कीजिएगा, अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सीधा सीधा सवाल ये है, राहुल गांधी जी एक्टिव बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्टिवनेस में वो ये भूल जा रहे हैं जो बात करने की मर्यादा होती है। आज उन्होंने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने सीधे सीधे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को क्रिमिनल तक कह डाला। आपको लगता है कि ये एक्टिवनेस कहीं ना कहीं से एक सवाल निशान खड़ा करेगी उनके एक्टिवनेस पर? देखिए, जब थोड़ा पीछे जाऊंगा, जब लोकसभा चुनाव थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो केवल आजकल अपने आप को बीजेपी का ही प्रधानमंत्री समझे हुए, देश का समय कम है तो मैं चाहूंगी शॉर्ट में केवल देश के प्रधानमंत्री मैं इसलिए कहूंगा कि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री समझे हुए हैं। अभी तक 1 साल गुजर गया है, उनके भाषण और वादे सुने, और राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। सुषमा जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही संसद में, और कांग्रेस के लोगों को कोई भी टीवी का वो जैसे संसद में होता है दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, हमारी बातों को दबाने का वो किया जा रहा है। तो अपने विरोध का कोई तरीका लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब सारा ज्ञान और सारा विजन हमारे भाई बीजेपी के मानने बैठे हैं, हमारे इनके पास यही बताते हैं। गडकरी जी बहुत सीनियर नेता हैं, हम उनका बड़ा सम्मान और मान करते हैं, लेकिन उनकी बौखलाहट ये प्रदर्शित कर रही है कि कहीं ना कुछ तो गलत है जो पूरे देश में चारों तरफ फैल रहा है। बौखलाए आप हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं बौखलाए। बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है, करना कुछ चाहते हैं, आपने ये कह दिया कि हम लोग, आपने कह दिया कि आप, और आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री बीजेपी, क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? आप मानने को तैयार नहीं, वो आपके प्रधानमंत्री है। 60 साल से देखिए, आपने कहा कि आपके 60 साल जनता ने आपको दिया, मोदी जी के जो विजन है, जनता ने आपको 60 साल दिया, हमें 5 साल तो दे दीजिए। 5 साल में आपको दे दिया, 1 साल में ही आपकी कलई खुल के सामने आ गई। आपके पास कोई योजना नहीं है, आप योजना भी आप हैं, पार्टी को कैसे आगे ले जाए? आपके पास उसकी योजना नहीं है, नाम तो बदल धरे कर का आप धरा उसका है। नाम आज अपना भाजपा रक्षा करे जा रहे हैं, काम कर रही है, और सदन से लेके सड़क तक और सड़क से लेके लोगों के बीच जा रही है, और नए नए तरीके से जो भारत के लोग हैं, जो सोचते हैं, जो सपना बुनते हैं, वो काम कर रहे हैं। आपको इतना परेशानी और दर्द क्यों है? आपको तो साथ होना चाहिए, आपको इस सारे रचनात्मक काम में साथ होना चाहिए। और आपका काम ये हो गया, बुरा जो देखा न चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। खास ये कविता आप याद कर लेते तो आपको पता चल जाता क्यों जनता ने ये काम किया, तो जनता ने आपको प्रदर्शन रहा और यही लचर ढला रहा। अजय जी आप बहुत अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैंने आपसे अच्छा कोई नेता कांग्रेस का नहीं देखा। आप जिस तरह बचाव करते हैं कांग्रेस का, आपको तो इस समय राज्यसभा में भेजना चाहिए था। ऐसा नहीं है, अगर ये चीजें होती, आप इस तरह बचाव करते हैं, लेकिन कम से कम सत्य और झूठ के बीच का फर्क तो समझना चाहिए। चर्चित प्रदेश मेरे बड़े भाई को आईएएस और बहुत बड़े बड़े नेता बिहार ने दिए हैं। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, ये समझने का प्रयास तो कीजिए कि टीवी पर बौखलाहट का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बौखलाहट तो आप हैं, बौखलाहट तो आपकी दिख रही है, होना चाहिए। बौखलाहट आपकी हमारी लावण्या जी है, यहाँ बैठती है, बिहार में पूरे देश में आपकी बौखलाहट दिख रही है, हो गया है। संसद नहीं चलने आप तो ब्रीथलेस की प्रैक्टिस रोज करते हैं, ब्रीथलेस की प्रैक्टिस आजकल आपके बड़े भाई है, बोल सकते हैं। टिप्पणी करना चाहूंगा मैं, आप कांग्रेस को संदीप जी, एक सेकंड, एक छोटी सी टिप्पणी, एक सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा मैं, 2 सेकंड ही लगेंगे। ऐसा है कि राहुल जी का जो एग्रेसिव मूड है, ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट जरूर है पिछले साल के मुकाबले जब से वो छुट्टी के बाद आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ उमाद खा सकते हैं, उनके रास्ते पे ना चले, अपना रास्ता अपनाएं। ठीक है, यानी सीखने की तो जरूरत है। बहरहाल लग रहा है समाप्त करते हैं इस चर्चा को यहीं पर। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।